साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आप आज कस्बे की पुलिस चौकी और मेन चौराहे पर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक पुलिस एल लाठा एवं महानिरीक्षक पुलिस सिंगाथिर के निर्देश से थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीणा व चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह द्वारा आवाज 2 अभियान जागरूकता रथ का संचालन किया गया। इंचार्ज गिरधारी सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पीकअप ऐप लॉन्च किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम पहलू जोड़े गए। महिला के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की वारदात होने पर यह ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऐप के माध्यम से सूचना देकर अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। उन्होंने बताया कि अजमेर रेंज के आईजीएस सिंगाथिर ने इस हेतु एक व्हाट्सएप नंबर 9929072555 भी जारी किया है, जिस पर भी कोई भी महिला सूचना दे सकती है। थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीणा एवं बांदनवाड़ा चौकी इंचार्ज ने कस्बे की महिलाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस ऐप की जानकारी के साथ साथ महिला सुरक्षा कानून की भी जानकारी दी। चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि प्रदेश पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक ML लाठा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवाज 2 स्पीकअप ऐप को लॉन्च किया है। अजमेर संभाग में आईजीएस सिंगाथिर की पहल पर महिला अत्याचारों की रोकथाम के लिए यह ऐप बनाया गया है। इसमें महिला सशक्तिकरण व यौन दुराचरण के संबंध में सजग रहने और कानूनी जानकारी देने के लिए रेंज स्तर पर 2 माह पहले जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई थी। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना व पुलिस के प्रति विश्वास जगाना है। उन्होंने बताया कि ऐप से महिला व कमजोर वर्ग को आपात स्थिति में पुलिस सहायता उपलब्ध करवाना है। पीड़ित को तुरंत सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि एंड्रॉयड फोन पर यह सुविधा उपलब्ध है। इस्तेमाल करने वाले के मोबाइल से कोई बैलेंस भी नहीं कटता। यह सुविधा निःशुल्क है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए गए इस अभियान में हमेशा की तरह कस्बे की महिला सरपंच की अनुपस्थिति रही। सरपंच पुत्र थानाधिकारी के पास वाली सीट पर इस प्रकार से पसर कर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे कि वो कोई बड़े अधिकारी हो। पुलिस के अधिकारी ही जब महिला सरपंच के पुत्र को बराबर बैठाकर उसे सरपंच की तरह ट्रीट करेंगे तो ऐसे में राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की महिला सशक्तिकरण की योजना किस प्रकार सफल हो सकेगी, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व ही सरपंच पुत्र के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई में अनुसूचित जाति जनजाति की गंभीर धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अभी तक अनुसंधान की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इस प्रकार थाने के नामजद आरोपी को ही अगर पुलिस थाने का अधिकारी अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठाने लगेगा तो आम आदमी को ये पुलिस क्या संदेश देगी, यह भी एक सोचने वाला विषय है। उनको भी ये बताना, क्योंकि बेकार में हमें परेशान करोगे, पुलिस आएगी फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे बढ़िया जो सदुपयोग करो, ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल की छात्राएं हैं उनको भी बताओ, उनके भी डाउनलोड करो और इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग लो आप लोग। मंगलवार को दयानंद महाविद्यालय स्थित महात्मा आनंद स्वामी खेल मैदान पर 34वीं अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय स्थित महात्मा आनंद स्वामी खेल मैदान पर मंगलवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ आयोजित किया गया। इस अवसर पर जोबनेर स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि श्री रामपाल जाट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में बोलते हुए कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने की सीख दी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ लगातार अभ्यास करें। इस अवसर पर अपने संबोधन में बोलते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री रामपाल जाट ने कहा कि लंबे समय बाद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना और उसमें अधिकतम विद्यार्थी खिलाड़ियों का आना यह बताता है कि देश का युवा अब खेलों में रुचि लेने लगा है और यही युवा देश का नाम विश्व पटल पर ला रहा है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि दयानंद महाविद्यालय विद्यार्थी हित के प्रत्येक कार्य में अपना सर्वोत्तम योगदान प्रदान करता रहा है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने के साथ ही
उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाने में महाविद्यालय अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय मीडिया प्रभारी डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू अजीत सिंह को महाविद्यालय की ओर से साफा और तलवार के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का प्रारंभ डीएवी गान के साथ किया गया। कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू व विशिष्ट अतिथि रामपाल जाट ने झंडारोहण के साथ शपथ देकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। महाविद्यालय उपाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने प्रतियोगिता का परिचय अतिथियों को कराया। इस अवसर पर डीन स्टूडेंट वेलफेयर जोबनेर विश्वविद्यालय के डॉक्टर IIM खान, कृषि अनुसंधान केंद्र के इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह भाटी, डॉक्टर दिनेश कुमार अरोड़ा, विश्वविद्यालय ऑब्जर्वर शंकरलाल बुनकर, आयोजन सचिव बीबी उपाध्याय सहित नैना राम ललित मोर उपस्थित थे। आज महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज जो अजमेर में कॉलेज है उसके प्रांगण में 34वीं इंटर कॉलेज जो प्रतियोगिता टूर्नामेंट जहाँ पर शुरू हो रहा है उसमें मैं भाग लेने के पहुँचा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये टूर्नामेंट हमारे बच्चों के लिए, उनकी फिजिक्स के लिए, उनके कौशल दिखाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। उस प्रिंसिपल पे अगर काम करें तो, और इस खेल कूद की भावना से हम एक टीम स्पिरिट जो आती है वो कैसे आ सकती है वो सीखते हैं और एक साथ काम करने का मौका मिलता है और फिर इतने भीड़ में अपने आप को अलग से अपनी पहचान बनाने का भी एक मौका मिलता है। और क्योंकि ये एथलेटिक्स मीट बड़ी टाइमली कराई जा रही है और ये दयानंद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी और आज के विशिष्ट अतिथि श्री रामपाल जाट जी जो ADG हैं जहाँ अजमेर में, वो भी उपस्थित हैं। बहुत खुशी हुई मुझे वहाँ से जॉबनेर से आकर इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर की जो फैकल्टी है वो भी उनके टूर्नामेंट जल्दी हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें सारी एग्रीकल्चर की फैकल्टी एक साथ मिलकर टूर्नामेंट में भाग ले और अपना कौशल और अपनी जो दमखम है वो दिखाए। तो ऐसी एक्टिविटीज कॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे माननीय जो राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र जी, वो भी हमेशा हमें ये संदेश देते हैं कि बच्चों के स्पोर्ट्स का पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी सभी तरह के खेल कूद का ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो इस दिशा में ये आज की जो एथलेटिक्स मीट है मेरे लिए बहुत मैसेज लेके जाती है कि हम इस एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाएं। जैसा कि आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की 34वीं एथलीट मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसको 2 साल जो कोरोना काल निकला है उस दौरान लोगों में बाहर निकलने, खेल कूद, एथलीट प्रतियोगिताएं आदि सब में बंदी से लग चुकी थी। लेकिन अब इन खिलाड़ियों के मैदान में आने से न केवल इनको स्वयं को ऊर्जा मिलेगी बल्कि इन खेल मैदानों को भी इनकी भी एक छटा सुधरेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो खेल मैदान हैं उनके प्रतिष्ठा और उनके जो रूप निखरेंगे वो लोगों को देखने को मिलेंगे। अब खेल प्रतियोगिताएं केवल मनोरंजन का विषय नहीं रह गई है बल्कि ये देश का गौरव भी है और खिलाड़ियों में अपने व्यवसाय को अग्रसर करने का एक मार्ग भी प्रशस्त हुआ है, क्योंकि हमें ओलंपिक, एशियाड और नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में देखने को मिल रहा है। इसलिए खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाना न केवल किसी के व्यक्तित्व को निखारना है बल्कि राष्ट्र की एक संपदा है, उसको भी बढ़ावा देना है। आज महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के जो एथलेटिक मीट है 34वीं, उसका शुभारंभ हमारे कॉलेज दयानंद कॉलेज में हुआ है और मैं MDSU के कुलपति साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने का जिम्मा हमारे कॉलेज को दिया है। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और बहुत बड़ा दिन इसलिए है आज कि आज SKNAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर के जो वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर जीत सिंह संधू साहब, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं और वो भी बहुत स्पोर्ट्स लवर हैं और उन्होंने भी ये आज घोषणा की है कि हमारे एग्रीकल्चर के बच्चों को भी यूनिवर्सिटी में खेलने का मौका दिया जाएगा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का भी एक अलग से टूर्नामेंट किया जाएगा। और दूसरे मेरे आज के अतिथि जो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं अजमेर की और राजस्थान की, श्री
रामपाल जी जाट जो कि जज साहब हैं, एडीजे हैं और बहुत बड़े पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। इनके आने से भी हमारे सभी विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं दोनों महानुभावों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि खेल को खेल की भावना से ही खेला जाएगा और सभी को पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, ताकि एक स्वस्थ, जैसे वीसी साहब ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में, मन में ही एक स्वस्थ मन शरीर रह सकता है, एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वच्छ मन रह सकता है। तो अगर हम तंदुरुस्त हैं तो सभी उपलब्धियां हम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव श्री रामपाल जाट अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा अजमेर मुख्यालय के रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया। मुख्यालय के आजाद पाक हृदय रोग संस्थान परिसर स्थित आश्रय स्थल, जेएलएन अस्पताल परिसर स्थित आश्रय स्थल, देहली गेट अजमेर स्थित आश्रय स्थल, पड़ाव स्थित आश्रय स्थल, नौसर घाटी प्राइवेट बस स्टैंड कोटड़ा स्थित आश्रय स्थल, जनाना अस्पताल परिसर स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण किया गया। नगर निगम अजमेर की ओर से देशवाली फर्म को रैन बसेरों के रखरखाव व आगंतुकों से संबंधित कार्य दिया गया है, लेकिन निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई। आजाद पार्क में नगर निगम द्वारा संचालित आश्रय स्थल में व्यवस्था सही पाई गई। पर्याप्त मात्रा में बिस्तर पानी की व्यवस्था है, परंतु आम जनता की जानकारी के लिए आश्रय स्थल के आसपास कोई बड़ा बोर्ड नहीं लगा हुआ है। इससे आम जनता को उक्त आश्रय स्थल की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी प्रकार हृदय रोग संस्थान परिसर स्थित आश्रय स्थल में भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, न ही वहां फर्स्ट एड किट उपलब्ध है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय परिसर स्थित आश्रय स्थल में पर्याप्त सफाई व्यवस्था का अभाव पाया गया। देहली गेट अजमेर स्थित आश्रय स्थल में सफाई व्यवस्था का अभाव व उक्त आश्रय स्थल की जानकारी हेतु अन्यत्र स्थानों पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। उक्त आश्रय स्थल परिसर में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति पाई गई। इसमें रोशनी की व्यवस्था भी पूरी नहीं है। पड़ाव स्थित आश्रय स्थल में सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई, जहां मुख्य मार्ग पर आश्रय स्थल की जानकारी का बोर्ड लगा हुआ है। नौसर घाटी प्राइवेट बस स्टैंड कोटड़ा स्थित आश्रय स्थल अत्यंत ही सुनसान स्थान पर है, जहां आम आदमी का पहुंचना कठिन है। उक्त आश्रय स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जनाना अस्पताल परिसर स्थित आश्रय स्थल में महिलाओं के लिए मात्र एक कमरा पाया गया, जबकि उक्त आश्रय स्थल की क्षमता 50 व्यक्तियों के लिए बताई गई। उक्त सभी आश्रय स्थलों में मुख्य रूप से पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। लगभग सभी आश्रय स्थल में कैंपर के माध्यम से पानी मंगाया जाता है। कई स्थानों पर शौचालय आदि में रोशनी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तथा किसी भी आश्रय स्थल पर पुलिस के सिपाही की व्यवस्था नहीं है। इन सभी आश्रय स्थल के प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता है। इनकी जानकारी से संबंधित बोर्ड संबंधित आश्रय स्थल के आसपास के क्षेत्रों में लगवाया जाना अत्यंत आवश्यक है। दीवारें भी सीलन युक्त पाई गई है। आज 21 दिसंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष जयकांत शर्मा एवं सोशल मीडिया सचिव राधा मोहन मीना ने बताया कि संगठन के प्रांतव्यापी आह्वान पर हल्ला बोल आंदोलन के दूसरे चरण में सभी जिला एवं उपखंड मुख्यालयों पर सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर राजस्थान के कर्मचारी दिनांक 22 दिसंबर 2021 बुधवार को अर्धसैनिक बलों एवं आईएएस अधिकारियों सहित केंद्र के 22,33,348 नो पेंशन स्कीम कर्मचारियों अधिकारियों के पक्ष में एकता का प्रदर्शन करते हुए 22 दिसंबर 2003 को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा जारी एनपीएस अधिसूचना की प्रतिलिपियों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल धाकड़ ने बताया कि यदि एनपीएस बुढ़ापे में वास्तव में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होती तो सशस्त्र सेनाओं के साथ माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राजनेताओं पर भी नवीन पेंशन योजना एनपीएस लागू होती, जबकि हमारे अर्धसैनिक बलों एवं आईएएस अधिकारियों पर भी नो पेंशन सिस्टम लागू है, परंतु उनके सेवा नियम उन्हें सार्वजनिक रूप से आंदोलन करने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए उनके हिस्से की लड़ाई भी फेडरेशन लड़ रहा है। भिनाय के निकटवर्ती ग्राम बूकिया मंगलवार को 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन पंडित मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शुरू हुआ, जहां भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा घीसूभाई के मकान से शुरू हुई, जिसमें महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ सिर पर कलश रखकर नाचते गाते हुए बुकिया गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए चारभुजा नाथ मंदिर स्थल पर पहुंचे। भक्त महेश वैष्णव ने बताया कि आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कथा व्यास साध्वी लक्ष्मी वृंदावन धाम द्वारा किया जाएगा,
जहां प्रतिदिन कथा का वाचन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा। कथा में 22 दिसंबर बुधवार को सुखदेव जन्म अवधूत चरित्र, 23 दिसंबर गुरुवार को वामन अवतार कथा एवं झांकी, 24 दिसंबर शुक्रवार को कृष्ण अवतार एवं झांकी, 25 दिसंबर शनिवार को गोवर्धन पूजा एवं झांकी, 26 दिसंबर रविवार को रुक्मणी मंगल एवं झांकी, 27 दिसंबर सोमवार को सुदामा चरित्र अव भागवत पूजन, व्यास पूजन, 28 दिसंबर मंगलवार को हवन पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन होगा। भागवत कथा का आयोजन बुकिया गांव के ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। कथा प्रारंभ के दौरान भक्त महेश चंद्र वैष्णव, मिठू लाल जाट, शांतिलाल शर्मा, बनवारी वैष्णव, गणपत गौरा, जगदीश वैष्णव सहित गांव के ग्रामीणों के साथ आसपास के लोग भी मौजूद थे।